हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग को जो मैं ग्रामर का जो क्लास में दे रहा हूँ, तब से ग्रामर तो इम्पोर्टेंट है ही। तो मुझे लगता है कि अब क्लास खुलने में शायद समय लगेगा। जिस तरह की सिचुएशन है अभी की, मुझे लग रहा है कि क्लास खुलने में समय लग सकता है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को अपना बुक भी स्टार्ट कर देना चाहिए जहाँ तक हो सके। मैंने आपको पीडीएफ पर वर्ड्स मैंने भेज दिया है। वर्ड्स के साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी पहले ही भेज दिया, और समरी भी मैंने डाल दिया है फर्स्ट चैप्टर का। तो आप लोग पहले वर्ड्स तो याद कर ही लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको ये वर्ड्स शायद 3-4 दिन पहले मैंने डाला है आप लोगों को। तो मैंने आपसे कहा था कि पहले वर्ड्स पूरा कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, फिर बुक पढ़ने में आसानी होगी, बेहतर समझ में आएगा, खुद से भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर मैंने डाला। तो मैं इसलिए डाल दिया कि आप लोग क्वेश्चन आंसर जो एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह की का टॉपिक ये पहला चैप्टर आपका है। ठीक है। और समरी वगैरह जो भी मैं क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको डाला है वो मैं आपको समझाऊंगा भी बोर्ड पे। मैं यहाँ पे लिख करके मैं टोटल समझाऊंगा, या मैं आपको वर्बली समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा क्यों बना। ठीक है, वो तो आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब पूरा चैप्टर पता चल जाएगा तो उसके क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ब खुद दे सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम होती है कब, जब हिंदी में तो दिमाग में आ जाती है बातें कि इसका आंसर क्या होगा, और जब उसे इंग्लिश में लिखने की बारी आती है तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होना शुरू होता है ना। तो टेंशन मत लीजिए आप, आपको मैं इंग्लिश लिखना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में अपनी बातों को लिख पाएंगे। हाँ, स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि ग्रामेटिकली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, मैं सिखाऊंगा, फिर भी आएगी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम। वो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस होता है, वो प्रैक्टिस होता है। अगर आप डेली लिखना शुरू कर दें तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि आप जो बुक में पढ़ते हैं, बुक का जो लिखा हुआ तरीका, लिखने का तरीका होता है वो अगर आप अधिक बुक पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपको खुद लिखने के लिए आ जाएगा मैक्सिमम। तो मैं सोच रहा था कि आज से मैं बुक पढ़ना शुरू करता हूँ। और एक चीज़ और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप नहीं किया, तो मैं उसको आप प्लीज़ अपना नंबर व्हाट्सएप कर, जो बच गए हैं, जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ने भेजा भी है, बहुत सारे बच्चे बच भी गए हैं। आप अपना अपना नंबर मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ूंगा, और उसमें जो भी पीडीएफ होगा, वर्ड्स का हो या क्वेश्चन आंसर हो या समरी हो, जो भी होगा पीडीएफ आपको पहुँच जाया करेगा उस ग्रुप के जरिए। तो देर नहीं कीजिए, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कोई भी प्लीज़ अपना अपना व्हाट्सएप नंबर विद नेम आप भेज दीजिएगा। ठीक है। और एक्चुअली अभी मैंने 2 ग्रुप बनाया है, मैंने एक स्पेशल बॉयज़ के लिए और दूसरा गर्ल्स के लिए। तो दोनों को जो है मैंने अलग अलग कर रखा हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स में कोई तरह की प्रॉब्लम ना हो। आप सभी को आपका जो भी चीज़ आपको चाहिए पीडीएफ के तहत मिल जाएगा। और उसमें कुछ और अगर समझना होगा तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसको अगले दिन मैं उसे एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। ठीक है। तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर अपने बुक का। तो आपको तो पता है कि अपना ये बुक है ना हमारी रेनबो की पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, ये पार्ट 2 है क्लास 12th। तो इस बुक को स्टार्ट करने वाले हम लोग। अब वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है कि इस बार आप लोगों के सिलेबस में चेंजिंग हुई है। 50 मार्क्स की बुक आप लोगों को पूछी जाती थी, उसमें से कुछ सवाल वो अब तो पूछा नहीं जाएगा। 50 मार्क्स खत्म हो गया एग्जाम आपका, अब सिर्फ 100 मार्क्स भी बच गया है। तो इसको बेहतर रूप से पढ़ लिया जाए ना। तो इसका पहला चैप्टर जो आपका है वो आप भली भांति जानते होंगे, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। हाँ, तो इसमें आपका देख रहे हैं कि 11 प्रोज है, 11 प्रोज है और 10 पोइट्री। तो टोटल मिला के 21 हो गए। 21 चैप्टर्स हमें पढ़ना है और उसका क्वेश्चन आंसर भी करना है, और साथ ही साथ उसका समरी भी लिखना है। समरी हमें अच्छा खासा मार्क्स दे जाता है।
तो समरी भी लिखना ही है और क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको दूंगा ही PDF के तहत। तो पहला चैप्टर आपका है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, इसको पहले देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को पॉज करके पहले बुक निकाल लीजिए, बुक को सामने रखिए, पहला चैप्टर निकालिए, सामने रखिए, और मैं जो जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा आपको उंगली वैसे वैसे आगे बढ़ाते रहना है आपके बुक में, लाइन बाय लाइन, ताकि आपको बेहतर समझ में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वर्ड बाय वर्ड समझाऊं, वर्ड बाय वर्ड पढ़ने सीखना है। ऐसे मैं फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ सिखा चुका था आप लोगों को पढ़ने का तरीका, मैं इसमें फिर से स्टार्ट करता हूँ कि आप पढ़ना सीख लें, ठीक। तो वर्ड वन बाय वन वर्ड को आपको देखते जाना है, उंगली रख के। आप बुक निकाल लीजिए, जहाँ भी ढूंढ के लाइए, बुक सामने रखिए, चैप्टर निकालिए, और जैसे जैसे मैं एक लाइन को मैं 1 बार 2 बार 3 बार जब तक हो मैं क्लियर करूँगा, एक एक वर्ड करके, ठीक। थोड़ा ध्यान दीजिए। The first chapter of your book is Indian Civilization and Culture, which is written by महात्मा गांधी। देखिए इसका पहले पढ़ लेते हैं, कुछ बायोग्राफी दिया हुआ है इनके, महात्मा गांधी के बारे में कुछ बताया गया है, पहले कौन थे, क्या थे, नहीं थे, थोड़ा बहुत शॉर्ट में इनके बारे में बताया जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत इनके लिए कुछ बातें दी गई है, उसको थोड़ा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। यहीं से सीखना शुरू करते हैं, हाउ टू रीड अ बुक एंड हाउ टू फाइंड आउट हिंदी ऑफ ईच वर्ड्स, ओके। मोहनदास करमचंद गांधी, ये था ना पूरा नाम, महात्मा गांधी पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 1869 में, 1869 ईस्वी में, और देहांत तो आपको पता ही है 1948 में। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में और देहांत हुआ था 1948 में, याद रखिएगा। 1869 इनका डेट ऑफ बर्थ है, 2 अक्टूबर था ना, 2 अक्टूबर 1869, और 30 जनवरी 1948 में इनका देहांत हुआ था। कहता पॉपुलरली नोन, पॉपुलरली बहुत पॉपुलर हो गया है तुम, पॉपुलर मतलब क्या था? लोकप्रिय, लोकप्रिय, या पॉपुलरली लोकप्रियता, ठीक है, लोकप्रियता। पॉपुलरली नोन मतलब कि बहुत अधिक जाने जाते थे। नोन, नो का भीतरी होता है नोन, जाना जाना, ठीक है, प्रचलित होना। तो पॉपुलरली नोन मतलब बहुत अधिक लोकप्रियता रूप से जाने जाते थे। एज बापू, बापू के रूप में इनको लोग, ये लोकप्रिय थे, ये जो है जाने जाते थे बापू के नाम से, एज बापू। एज का मतलब क्या होता है? जैसे, की तरह। तो एज बापू, बापू के नाम से इनको जाना जाता था, ये प्रसिद्ध थे बापू के नाम से। और या तो बापू के नाम जाने जाते थे, या द फादर ऑफ नेशन, ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता, द फादर ऑफ द नेशन। मैं आपको बता दूं कि जब भी 2 नाउन के बीच में ऑफ आए, देखिए यहां पे लिखा हुआ है द फादर, तब है ऑफ, तब है द नेशन। तो एक नाउन हुआ फादर, दूसरा नाउन हुआ नेशन, बीच में ऑफ। जब भी बीच में ऑफ आए तो उसकी हिंदी जब हम करते हैं तो उल्टा चलते हिंदी, पीछे से आगे की ओर। तो द फादर ऑफ द नेशन, तो पहले द नेशन की हिंदी आएगी, तब ऑफ की, तब फादर की ना। तो नेशन का क्या होता है हिंदी? राष्ट्र। ऑफ का होता है का, के या की, और फादर का पिता। तो राष्ट्र के पिता, जिसको राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो ये पॉपुलरली नोन, इनको व्यापक रूप में जाने जाते थे, ये महात्मा गांधी व्यापक रूप में जाने जाते थे बापू के नाम से, बापू के नाम से या राष्ट्रपिता के नाम से। हाँ, लिखा हुआ है कि पॉपुलरली नोन, देखिए बुक को, पॉपुलरली नोन मतलब कि जाने जाते थे लोकप्रियता रूप से, बहुत अधिक रूप से लोग जानते थे इनको, किस नाम से? तो एज बापू, बापू के नाम से, बापू के नाम से। और या द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता के रूप में ना। कहता वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर, वॉज थे। एक चीज और, कुछ बच्चों को आता है दिमाग में ये कि वॉज और वर मतलब थे, वॉज मतलब था, ऐसी कोई बात नहीं है।
हम लोग किसी की इज्जत करने के लिए थे का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो। अब ये बताइए कि वो मेरे पिताजी थे कि वो मेरे पिताजी था? थे सही होगा ना, वो मेरे पिताजी थे। ही वॉज माई फादर, ही वॉज माई फादर। अब पिताजी थे, ऐसा तो नहीं पिताजी 10-12 है जो कि थे लगा रहे हैं। थे या था ये फिक्स नहीं करता है कि वॉज की वर्ड, ठीक है। हाँ, प्लूरल में थे ही होता है, प्लूरल में हमेशा थे ही होता, वर्ड का हिंदी हमेशा थे ही होगा, लेकिन वॉज का जरूरी नहीं कि हमेशा था ही होगा, उसमें तो वॉज का थी, था, थे, थी, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वॉज, थे, मोर, अधिक। मोर मतलब अधिक, एक एक वर्ड देखिएगा। वॉज, थे, मोर, अधिक, एक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, लीडर, नेता, मतलब वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर, मतलब एक आध्यात्मिक नेता अधिक थे। ये आध्यात्मिक नेता अधिक थे, किससे अधिक? देन अ पॉलिटिशियन, देन अ पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा ये एक क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे। फिर देख लीजिए, वॉज मोर, अधिक थे, वॉज मोर, अधिक थे, अ स्पिरिचुअल लीडर, एक आध्यात्मिक नेता, देन अ पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा ये आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड, ही, उन्होंने, वह भी होता है, उन्होंने भी होता है, वो भी होता है, वे भी होता है ना। तो ही, उन्होंने, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, ही, उन्होंने, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, उन्होंने सफलतापूर्वक, यूज्ड, प्रयोग किया, यूज्ड, प्रयोग किया। देखिए, यूज मतलब प्रयोग करना, यूज का V2 आ गया, यूज्ड मतलब प्रयोग किया, V2 मतलब पास्ट, बीत गया वो काम। तो यूज होता, सिर्फ यूज लिखा था, यूज तो प्रयोग करता है, यूज्ड प्रयोग किया। तो ही, उन्होंने, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, यूज्ड प्रयोग किया, प्रयोग किया किस चीज का? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सत्य, ट्रूथ, सत्य, एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्य और अहिंसा का प्रयोग उन्होंने सफलतापूर्वक किया। फिर सुन लीजिए, ही, उन्होंने, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, यूज्ड, प्रयोग किया, ट्रूथ, सत्य का, एंड, और, नॉन वायलेंस, अहिंसा का, उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। एज, के रूप में। अब किसके रूप में प्रयोग किया? किसके रूप में प्रयोग बता रहा है? उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया एज, के रूप में। किसके रूप में? द चीफ वेपन्स, द चीफ वेपन्स, चीफ मतलब मुख्य, चीफ मतलब मुख्य ना, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, वह चीफ मुख्य हो गया। वेपन्स मतलब होता है औजार, औजार, हथियार जो कह रहे हैं आप। तो उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया, किस रूप में? तो चीफ वेपन के रूप में, मुख्य औजार के रूप में। हम लोगों का मुख्य औजार क्या होता है? गोली भाला निकाल लेते हैं तुरंत, बंदूक निकाल लेते हैं तुरंत। इनका औजार था, मुख्य औजार इनका था सत्य और अहिंसा। तो इन्होंने सत्य और अहिंसा को ही अपना औजार बनाया कि हमेशा सत्य बोलना है, अहिंसात्मक होकर रहना है, हिंसात्मक नहीं बनना है। हिंसात्मक का मतलब ये नहीं किसी को आप मार रहे हैं तो आप हिंसात्मक है। कुछ लोगों के मन में ये कॉन्सेप्ट है कि किसी की का मर्डर कर देना, जीव हत्या करना या मारपीट करना हिंसा कहलाता है। सिर्फ इतना ही नहीं हिंसा, हिंसा का मतलब होता है अगर आप किसी के प्रति गलत सोच भी रखते हैं ना, आप हिंसात्मक इंसान हैं। आपने भले क्रिया नहीं किया, आपने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे वो हार्म पहुंचे, उसको क्षति हो उसको, फिर भी अगर आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं अगर,
तो आप हिंसात्मक इंसान हैं। आप किसी को गाली दिए हैं, आप हिंसात्मक इंसान हैं। आपने किसी को झापड़ मारा, हिंसात्मक इंसान है। तो ये हिंसात्मक नहीं थे, ये अहिंसात्मक थे। ये किसी को डांटते तक नहीं थे। किसी को डांटना भी हिंसा है, हिंसा है ये। तो ये किसी को डांटते तक नहीं थे, इसलिए इनको अहिंसावादी कहा गया था। अहिंसात्मक इंसान, अहिंसात्मक, हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक। तो ये जो थे अपना इन्होंने अपना मुख्य औजार क्या बनाया था? ट्रूथ, सत्य को, और नॉन वायलेंस, अहिंसा को। किस रूप में? एज ए चीफ वेपन, मुख्य औजार के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया उसका। अगेंस्ट, विरुद्ध। अब औजार का प्रयोग तो किसी के विरुद्ध में ही होगा ना, तो किसके विरुद्ध यूज किया था इन्होंने? आखिर किसके विरुद्ध, किसके अगेंस्ट इन्होंने यूज किया था अपने इस औजार का? कौन औजार का? सत्य और अहिंसा। अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, वो जो अंग्रेज का जो था ना कानून, अंग्रेज का जो कानून था, उनके अगेंस्ट इन्होंने अपने सत्य और अहिंसा को अपने मुख्य औजार रूप में प्रयोग किया। इन्होंने किसके विरुद्ध? तो ब्रिटिश रूल के विरुद्ध, अंग्रेजी नियम के विरुद्ध, अंग्रेजी कानून के विरुद्ध, इन इंडिया, भारत में काम किया था, भारत में ना। तो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब ब्रिटिश रूल के विरुद्ध भारत में इन्होंने अपने उस औजार का इस्तेमाल किया। एंड हेल्प्ड, और मदद किया इन्होंने इन्होंने सहायता की, मदद किया इंडिया, भारत को। हेल्प्ड इंडिया, भारत को मदद किया। एंड हेल्प्ड देख रहे हैं V2, हेल्प्ड, मदद किया इंडिया, भारत को। इन्होंने भारत की मदद किया, भारत की मदद किया किस चीज में? गेन प्राप्त करने में, गेन हासिल करने में, प्राप्त करने में, इंडिपेंडेंस, आजादी, स्वतंत्रता। तो इन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ सत्य और अहिंसा को अपना मुख्य औजार के रूप में इस्तेमाल किया। ब्रिटिश वालों को अपने देश से खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए इन्होंने बंदूक का या भाला लाठी का या गाली गलौज का या मारपीट का रास्ता इन्होंने नहीं अपनाया। देखा जाए तो उस रास्ते को अपनाने वाले भी लोग हमारे थे, ठीक है, वैसे भी लोग थे, गरम दल के नेता कुछ थे, लेकिन ये बेचारे शुरू से अंत तक इन्होंने सत्य और अहिंसा को छोड़ा नहीं। कहा जाता है, सुनने में आया मुझे, कि इनको एक बार फेंक दिया गया था ट्रेन से बाहर अंग्रेजों के द्वारा। ये बेचारे लुढ़कते जो है ऊपर से नीचे तक आए। हम लोग आप लोगों को के साथ ऐसा बिहेव किए होते वो, तो हम लोगों के मुंह से गाली निकलता या उनके साथ हिंसात्मक व्यवहार करते। लेकिन ये अपने उस गुस्से को पाले, अपने गुस्से को ये काबू में किए। क्योंकि गुस्सा क्या है, एंगर क्या है? हमारा एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम गाली दे करके या हल्ला करके उस एनर्जी को हम निकाल देते हैं, उससे कुछ हासिल तो होता नहीं। तो इन्होंने क्या किया, वो गुस्सा को, उस एनर्जी को दबाए रखा, उसको सही दिशा दिया, सही दिशा दी इन्होंने उस एनर्जी को। हम लोग गलत करते हैं, गुस्सा आता है उसको तुरंत निकाल देते हैं। अरे तुम अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हो, उसको दबाओ, उसको सेव करो और सही दिशा में उसका इस्तेमाल करो। वही किए ये। तो इन्होंने अपने मुख्य औजार क्या था इनका? सत्य और अहिंसा, इंग्लिश क्या होता है? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया था इन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने में, भारत को आजादी दिलाने में। अब कहता है फ्रॉम 1915, 1915 से, फ्रॉम मतलब से, टिल मतलब तक, फ्रॉम मतलब से, टिल मतलब तक। तो 1915 से टिल 1948, 1948 तक,
1915 से लेकर 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड, ही वो कंप्लीटली पूर्ण रूपेण डोमिनेटेड मतलब कि हावी हो गए थे, बिल्कुल उसमें प्रवेश कर गए थे, बिल्कुल उसमें जो इन्वॉल्व हो चुके थे, कंप्लीटली पूर्ण रूपेण डोमिनेटेड थे, पूर्ण रूपेण हावी थे किसमें? इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में। 1915 से लेकर के 1948 तक ये पूर्ण रूपेण भारतीय राजनीति में इन्वॉल्व रहे, भारतीय राजनीति में इन्वॉल्व रहे। ही डाइड, वो मर गए, उनका देहांत हो गया, निधन हो गया, एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, क्रूर, निर्दयी। तो एक कट्टर के हाथों, एट द हैंड्स है ना, हैंड्स मतलब हाथों, एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक मतलब कट्टर के हाथों इनकी मौत हुई। एक कट्टर के हाथों इनकी मौत हुई। नाम तो पता ही होगा आपको किसके हाथ हुई थी ना, गॉडसे। तो ही डाइड, वो मर गए, एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक, एक कट्टर के हाथों, ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 में इनका मौत हुआ। किनके हाथों? एक फैनेटिक के हाथों, एक फैनेटिक, एक कट्टर के हाथों। कहता है हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब स्वयं, ऑटो मतलब स्वयं होता है, खुद होता है। तो खुद के द्वारा जो लिखा जाता है अपनी जीवनी, जो इंसान अपनी जीवनी खुद लिखता है उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और जो किसी और के बारे में लिखता है तो वो उनका बायोग्राफी कहलाएगा। जैसे आपकी ज़िंदगी के बारे में बचपन से लेके अभी तक अगर आप खुद अपने बारे में लिख रहे हैं तो वो आपका ऑटो मतलब स्वयं से लिखा हुआ, स्वयं से लिखा हुआ ऑटोबायोग्राफी होगा। अब वही आपके बारे में कोई और लिखेगा तो वो आपका बायोग्राफी होगा। तो वही कह रहा है कि हिज ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इनका नाम था उस बुक का। उस बुक का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिसमें इनका अपना ऑटोबायोग्राफी था, अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये नाम था, इसलिए इसकी हिंदी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसकी हिंदी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंदी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेरा प्रयोग सत्य के साथ ना, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो ऐसे हिंदी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है इसमें। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पूछता है एग्जाम में कि लिखेगा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको क्या कहेंगे आप? महात्मा गांधी के थ्रू। एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स, न्यूमेरस का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में, आर्टिकल्स तथ्य, बातें। तो कहता है बहुत ज्यादा बातें, बहुत अधिक तथ्य, दैट ही रोट जो उन्होंने लिखा, दैट जो ही उन्होंने रोट लिखा, राइट का भी टू रोट लिखा, तो दैट ही रोट जो उन्होंने लिखा फॉर यंग इंडिया, ये यंग इंडिया भी उनका लिखा हुआ एक बुक था। तो यंग इंडिया के लिए भी इन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे तथ्य इन्होंने लिखा था। चलिए 2 बुक आपने सीख लिया, कौन कौन? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। एंड द स्पीचेस, और वो भाषण, एंड और द स्पीचेस, और वो भाषण, दैट जो ही डिलीवर्ड जो उन्होंने दिया था, ही डिलीवर्ड
उन्होंने डिलीवर्ड दिया था, जो उन्होंने दिया था भाषण ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग समारोह पर, अलग अलग कोई भी समारोह मान लीजिए, पर जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखा था, बोला था उन्होंने। भाषण में बहुत सारी बातें बोली जाती है, तो इनके द्वारा जो बोली गई बातें होती थी ना, वो सब बातें भी लिखी जाती थी, टाइप की जाती थी, क्योंकि ये लंदफंद बातें नहीं करते थे औरों की तरह। ये सिर्फ पॉइंट की बातें करते थे, सही बातें करते थे, बेमतलब बातें नहीं थी, इसलिए इनकी हर बातों को लिखी जाती थी। तो इन्होंने जो डिफरेंट ओकेजन पर, अलग अलग समारोह पर जिन्होंने भाषण दिया था, उससे ये पता चलता था, रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, जो कि उन्हें दिखाता था, ये उनकी बातें, उनका भाषण, ये सब ये दिखाता था, नॉट ओनली, ना केवल एज एन ओरिजिनल थिंकर, ना केवल एक वास्तविक सोचने वाला इंसान, ना केवल एक वास्तविक सोच रखने वाला इंसान, बल्कि अ ग्रेट मास्टर ऑफ जेस्ट, शुद्ध शालीनता से भरा हुआ मास्टर, शालीनता से भरा हुआ इंसान दिखता था इनमें। आइडियोमेटिक, मुहावरेदार, अंग्रेजी ये बोलते थे। ये जब कुछ बोलते थे, भाषण देते थे, तो उस भाषण से सिर्फ ये पता नहीं चलता था कि ये वास्तविक सोचने वाला इंसान है, वास्तविक सोच रखने वाला इंसान है, बल्कि यहां तक लगता था कितनी शालीनता इनमें भरी हुई है, कितनी पेशेंस है इनमें, कितने धैर्यपूर्वक बातें वो कर रहे हैं। और अपनी इंग्लिश में एक आइडियोमेटिक इंग्लिश का यूज करते थे, मुहावरेदार इंग्लिश का यूज करते थे, बहुत सुंदर। हाँ, अब कहता है, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो नीचे लिखा हुआ जो भाग है, चैप्टर है, फॉलोइंग मतलब नीचे लिखा हुआ, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो नीचे हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बातें करते हैं, गांधी जी बातें करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में? द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो नींव डाली गई थी, जब शुरुआत किया गया था, उस वक्त की बातें करते हैं ये। भारतीय सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी, किस तरह से बना, क्या क्या है इस सभ्यता में, उसकी बातें इन्होंने किया है इस चैप्टर में, कि भारतीय सभ्यता वाजिब में है क्या, जिस पर नींव डाला गया था, वो किन किन बातों का ध्यान रखा गया था, इस चीज के बारे में ये चैप्टर हमें बताता है, जिसमें गांधी जी ने खुद बताया है। कहता है कि विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड, कहता है हमारा भारतीय सभ्यता जो है, ये बात करते हैं भारतीय सभ्यता के नींव का, विच जो हैज सक्सेसफुली विदस्टूड, जो कि सफलतापूर्वक खड़ा रहा है, सफलतापूर्वक सामना किया है, सफलतापूर्वक सामना किया है हमारा सभ्यता, किस चीज का? द पासेज ऑफ टाइम, गुजरते हुए समय का। समय आता गया, गुजरता गया, लेकिन हमारी सभ्यता जो थी बिल्कुल तैनात है, खड़ा है, इसे कोई हिला नहीं सका। बहुत सारी आंधियां आई, आंधियां का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि हमारे सभ्यता को तोड़ना चाहा, हमारे सभ्यता को बदलना चाहा, अपने में मिलाना चाहा, लेकिन हमारी सभ्यता टस से मस नहीं हुआ, वही खड़ा रहा। तो वही कह रहा है, पासेज ऑफ टाइम, ये गुजरते हुए समय का सामना क्या है हमारा सभ्यता, उसी सभ्यता के बारे में बात करेंगे आपसे महात्मा गांधी इस चैप्टर में। आप बहुत, एक कहा जाए तो बहुत खुशनसीब हैं कि आप भारतीय सभ्यता के तहत आते हैं, भारत के तहत आते हैं। हमारी सभ्यता पूरी दुनिया की सभ्यता से सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, सबसे बेजोड़ है। ऐसी सभ्यता आपको पूरी दुनिया में किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा।
जहाँ एक दूसरे से प्यार हो, एक दूसरे के लिए लोग मर मिटे, एक दूसरे की मौत पे लोग आंसू बहाए, एक दूसरे की खुशी में लोग खुशी मनाए। ये हर जगह देखने को नहीं मिलता है। जहाँ नारियों का सम्मान हो, जहाँ नदी को माता बोला जाता हो, पत्थर को भगवान माना जाता हो, गाय को माता बोला जाता हो, ये सभ्यता हर जगह आपको नहीं मिलेगा। कहते द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, which has the tendency to privilege, जिसके पास टेंडेंसी है, जिसकी मनोवृत्ति है, जिसकी सोच एक ही है, किस चीज की, टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, मतलब भौतिकवादी का अधिकार, भौतिकवाद बनता है। ये पश्चिमी सभ्यता वाले भौतिकवादी होते हैं। भौतिकवादी का मतलब समझते हो, जो कि बाहरी सुख चाहता है, बाहरी सुख चाहता है। वो पैसा, धन, दौलत, आराम, ऐशो आराम, ये सब उसको सुंदर लगता है। उसके भौतिकवादी का एक ही सोच है कि वसूल है कि अगर इज्जत पाना है तो पैसा अपना लो, बस वो पैसे की पकड़ रखता है। वस्तुओं से प्यार होता है उसे, चीजों से, संपत्तियों से प्यार होता है उसे, इंसान से नहीं। उसे भौतिकवादी कहते हैं। उन्हें पैसे की अगर लालच दे दिया जाए तो अपने लोगों को भी कत्ल कर दे, वो भौतिकवादी इंसान होता है, जो पैसे की इंपॉर्टेंस इंसान से अधिक दे दिया। और यही सभ्यता पश्चिमी सभ्यता कहलाता है। यही सभ्यता पश्चिमी सभ्यता कहलाता है, जो पैसों की वैल्यू अधिक दिया इंसान से अधिक। तो कह रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज, पश्चिमी सभ्यता जिसके पास है क्या, द टेंडेंसी, मनोवृत्ति, किस चीज की, टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, भौतिकवादी का, कैन नॉट मैच, वो मैच नहीं खा सकता, वो मैच खा नहीं सकता है, एक जैसा हो नहीं सकता है। किसके जैसा नहीं सकता है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, वो भारतीय सभ्यता से मैच नहीं खा सकता है। भारतीय सभ्यता से मैच खा नहीं सकता है, क्योंकि हमारी सभ्यता में पैसों की वैल्यू नहीं, बल्कि इंसान की वैल्यू होती है। जात पात, रंग रूप, गोरा काला, ये सब नहीं देखा जाता है, बस इंसान को देखा जाता है। इंसान है तो इज्जत करो, इंसान है मदद करो, इंसान है बातें करो, इंसान है पास में बैठाओ। यही चीज आपके उनके पश्चिमी सभ्यता में नहीं होता है। वे कैन नॉट मैच, ये मैच नहीं खा सकता है। किसके मैच नहीं खा सकता है? द इंडियन सिविलाइजेशन, दैट जो एलिवेट्स, जो ऊंचा करता है, दैट एलिवेट्स, जो ऊंचा करता है। कौन? भारतीय सभ्यता के बारे में बात कर रहा है, जो ऊंचा करता है। किस चीज को ऊंचा करता है? तो द मॉरल बीइंग, मॉरल बीइंग का, नैतिकता का, मॉरल बीइंग का, जो कि आपके अंदर नैतिकता जगाने का, नैतिकता को ऊंचा बढ़ाता है। पश्चिमी सभ्यता संपत्तियों को सब कुछ मानता है, पैसों को सब कुछ मानता है। हमारी सभ्यता मॉरल बीइंग को ऊंचा करता है, नैतिकता को ऊंचा करता है, नैतिक कर्तव्य को ऊंचा करता है। ये अंतर है हमारी सभ्यता उनकी सभ्यता में। ये तो सिर्फ छोटी सी बातें हुई अभी सभ्यता के बारे में, अभी पूरा बाकी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट जो अगला अब स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। आप तब तक अलर्ट हो जाइए। नेक्स्ट क्लास में आपको बुक लेके बैठना है और एक एक वर्ड को आपको देखते जाना है। ठीक है, मिलते हैं कल।